गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आपके लिए कोशिका विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कहा था। तो चलिए दोस्तों तैयार हो जाइए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। आप प्रश्न नंबर 1 है दोस्तों, कौन कोशिका विभाजन से संबंधित है। और ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स या मालिक हाइड्राजाइड। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। और दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के आंसर के लिए हमेशा इधर आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। कौन कोशिका विभाजन से संबंधित है। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन्स या मालिक हाइड्राजाइड। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइटोकाइनिन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन के सबसे लंबे स्टेज कौन सी है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज या टेलोफेज। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 3, नियोसिस इमनियोसिस के किस स्टेट पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट में दोस्तों, एनाफेज फर्स्ट में, मेटाफेज द्वितीय या एनाफेज द्वितीय। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। इमनियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट पर, एनाफेज फर्स्ट पर, मेटाफेज सेकंड पर, एनाफेज सेकंड पर। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इम्यूनोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज फर्स्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 4, उपापचय की दृष्टि में निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इंटरफेज की, टेलोफेज की, प्रोफेज की या मेटाफेज की। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए उपापचय की दृष्टि से किस अवस्था की कोशिका ज़्यादा सक्रिय होती हैं। इंटरफेज की, टेलोफेज की, प्रोफेज की या मेटाफेज की। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेज की। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियोसिस फर्स्ट समसूत्री विभाजन है, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस सेकंड अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस फर्स्ट और सेकंड दोनों अर्धसूत्री विभाजन है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। मियोसिस के लिए कौन सा कथन सत्य है इनमें से। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 6, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। केवल समसूत्रण, केवल अर्ध सूत्री विभाजन का, माइटोसिस और मियोसिस दोनों का, ना समसूत्रण और ना ही अर्धसूत्रण विभाजन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार सेल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल समसूत्रण का। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है। एंड्रोलॉजी, एस्टाकोलॉजी, बाइकोलॉजी और डेस्मोलॉजी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान और चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों और स्थितियों से संबंधित है। एंड्रोलॉजी, एकास्टोलॉजी, एस्टाकोलॉजी या बाइकोलॉजी या डेस्मोलॉजी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
एंड्रोलॉजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या नर्व फाइबर? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन सा है दोस्तों इनमें से? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या नर्व फाइबर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 9, सूत्र विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं या स्थित होते हैं? एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज या प्रोफेज? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। समसूत्री विभाजन किस चरण में सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं या आ जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटाफेज। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्र 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं। जनन ग्रंथि यानी गोनड में अर्धसूत्रण युग्मक के दौरान युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। अर्धसूत्रण के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। यह कथन आपके लिए दोस्तों इस अर्धसूत्रण के लिए गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, सूत्री विभाजन के बीच की अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो वह अवस्था कौन सी है दोस्तों? जल्दी से बताइए। प्रोफेज अवस्था है, मेटाफेज अवस्था है, टेलोफेज अवस्था है या एनाफेज अवस्था है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या है। किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करने लगते हैं दोस्तों? प्रोफेज अवस्था में, मेटाफेज में, टेलोफेज में या एनाफेज में? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनाफेज में। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 12, कोशिका चक्र के एस प्रावस्था में क्या होता है? प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा वही रहती है। गुणसूत्र की संख्या अधिक हो जाती है। प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा आधी रह जाती है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। इनमें से कौन सी क्रिया एस प्रावस्था में होती है? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। तो दोस्तों हम आपको बता दें इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक कोशिका में डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 13, मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय किसके पूर्ण हो जाने पर ही होता है? निषेचन के द्वारा, निषेचन पूर्ण होने पर, गर्भावस्था में, अंतस्थापित होने पर, जन्म होने पर या यौवनारंभ पर? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। मानव मादाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय किसके पूर्ण हो जाने पर ही होता है? निषेचन के बाद, गर्भाशय के अंत स्थापन के बाद, जन्म के बाद या यौवन आरंभ के बाद? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, निषेचन के बाद। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 14, तर्क रूपी तंतु लगते हैं गुणसूत्र के अत्यांश पर, गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर, गुणसूत्र के सूत्र केंद्र पर या गुणसूत्र के काइनेटोसोम पर? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तर्क रूपी तंतु कहाँ लगते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्र के काइनेटोकोर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 15, अर्धसूत्री विभाजन में जीन विनिमय की किस अवस्था में होता है? स्थूलपट्ट, तनुपट्ट, युग्मपट्ट
या द्विपट्ट में? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए। अर्धसूत्र विभाजन जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? स्थूल पट्टावस्था में, तनुपट्टावस्था में, युग्मक पट्टावस्था में या द्विपट्ट अवस्था में? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्थूल पट्टावस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 16। ताई कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? तुर्क रूपी तंतु, केंद्रका का विलोपन, गुणसूत्र गति, सूत्र युग्मन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? काय कोशिकाओं में समसूत्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूत्र युग्मन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17। कोशिका चक्र में डीएनए प्रतिलिपिकरण होता है जी अवस्था में, या समसूत्री मेटाफेज में, या एस अवस्था में? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? दोस्तों यहाँ गलती से जी अवस्था डबल टाइप हो चुका है, तो आप इन्हीं तीनों में से बताइए दोस्तों क्या है इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एस अवस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 18। लैम्प्रस गुणसूत्र पाए जाते हैं माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था में, म्यूसिस की डिप्लोटीन अवस्था में, म्यूसिस की मेटाफेज अवस्था में, या इंटरफेज अवस्था में? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? गुणसूत्र लैम्प्रस गुणसूत्र पाए जाते हैं माइटोसिस की प्रोफेज अवस्था में, म्यूसिस की डिप्लोटीन अवस्था में, म्यूसिस की मेटाफेज अवस्था में, या इंटरफेज अवस्था में? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, म्यूसिस की मेटाफेज अवस्था में। सॉरी दोस्तों, ये डिप्लोटीन अवस्था होगी दोस्तों, म्यूसिस की डिप्लोटीन अवस्था। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 19। अगुणित कोशिका को द्विगुणित करने के लिए कोलचिसिन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह क्या होता है? समसूत्री विभाजन को रोकता है, समसूत्री स्पिंडल के निर्माण को रोकता है, या फिर दोस्तों एक कोशिका चक्र में डीएनए को 2 बार द्विगुणित करने का अवसर देता है, या सेंट्रोमियर के निर्माण को रोकता है? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समसूत्री स्पिंडल के निर्माण को रोकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 20। एक एकल कोशिका से 128 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? 7, 14, 28 या 64? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? एक एकल कोशिका से 128 कोशिकाएं बनाने के लिए कितने समसूत्री विभाजनों की आवश्यकता होगी? 7, 14, 28 या 64? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 7। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 21। एपिकल मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होती है मेटाफेज में, एनाबेस में, टीलोफेज में, या साइटोकाइनेसिस में? चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है? एपिकल मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के दौरान केंद्रक कला उपस्थित होती है मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में, या साइटोकाइनेसिस में? तो दोस्तों इसका आंसर है टीलोफेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 22। सूक्ष्म नलिकाएं भाग लेती हैं कोशिका विभाजन में, पेशीय संकुचन में, कला संरचना में, डीएनए की पहचान में? चलिए दोस्तों जल्दी बताइए सूक्ष्म नलिकाएं कहाँ भाग लेती हैं इनमें से? पेशी को विभाजन में, कोशिका विभाजन में, पेशीय संकुचन में, कला संरचना में, या डीएनए की पहचान में? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 23।
कोश का विभाजन के दौरान क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में जुड़े तंतु क्या कहलाते हैं? क्रोमोसेंटर, काइनेटोकोर, सेंट्रियोल और क्रोमोमियर। चलिए दोस्त जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। क्रोमोसोम के एक क्षेत्र में जुड़े तंतु क्या कहलाते हैं? क्रोमोसेंटर, काइनेटोकोर, सेंट्रियोल या क्रोमोमियर। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काइनेटोकोर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 24। प्रयोगशाला में समसूत्री विभाजन के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ पदार्थ एंथर यानी परागकोश, मूलाग्र, पत्ती का अग्रभाग या अंडाशय। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। समसूत्री विभाजन के लिए सर्वश्रेष्ठ पदार्थ क्या है इनमें से? एंथर, मूलाग्र, पत्ती का अग्रभाग या अंडाशय। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूलाग्र। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 25। यदि एक द्विगुणित कोश का कोलचिसिन से उपचारित की जाए तो वह बन जाएगी द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, द्विगुणित या एकल गुणित। चलिए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या है। कोलचिसिन से उपचारित करने पर कोश का द्विगुणित कोश का कैसी हो जाएगी दोस्तों? त्रिगुणित, चतुर्गुणित, द्विगुणित या एकल गुणित। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चतुर्गुणित। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 26। समसूत्री कोश का चक्र में जी अवस्था में डीएनए की मात्रा मूल कोशिका में उपस्थित डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है, या फिर दोस्तों डीएनए प्रतिलिपि एस अवस्था में होता है, लघु इंटरफेज दीर्घ समसूत्री अवस्था का अनुकरण करती है, या फिर दोस्तों जी अवस्था समसूत्री अवस्था का अनुकरण करती है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी अवस्था में डीएनए की मात्रा मूल कोशिकाओं में उपस्थित डीएनए की मात्रा से दोगुनी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 27। कोशिका चक्र के दौरान एम अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य केंद्रीय भित्ति के निर्माण के पूर्व होता है? गुणसूत्र का असंघनन तथा केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना, गुणसूत्र के अनुलेखन तथा केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना, संकुचनशील वलय बनना तथा फ्रैगमोब्लास्ट क्लास्ट का बनना, या फिर दोस्तों संकुचनशील वलय का बनना तथा गुणसूत्रों के अनुलेखन होना। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। एम अवस्था में कौन सा कार्य केंद्रीय भित्ति के निर्माण से पहले होता है? दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। गुणसूत्र का असंघनन व केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना, गुणसूत्र के अनुलेखन तथा केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना, संकुचनशील वलय का बनना तथा फ्रैगमोब्लास्ट का बनना, संकुचनशील वलय बनना तथा गुणसूत्र का अनुलेखन होना। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों के अनुलेखन तथा केंद्रीय लेमिना का पुनः इकट्ठा होना। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 28। यूकेरियोटिक कोशिका में कोशिका चक्र की अवस्था में हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती है प्रोफेज की जी अवस्था के दौरान, एस अवस्था के दौरान या संपूर्ण प्रोफेज के दौरान या टीलोफेज के दौरान। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस अवस्था के दौरान हिस्टोन प्रोटीन संश्लेषित होती है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 29। सिनेप्स यानी सूत्र यौवन किनके बीच होता है? एक नर और एक मादा के बीच में, एमआरएनए तथा राइबोसोम्स के बीच में, दो समसूत्र संजात गुणसूत्र के बीच में, या स्पिंडल तंतु व सेंट्रोमियर कोश का चक्र और कोश का विभाजन के बीच में। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दो संजात गुणसूत्रों के बीच में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 30। माइटोसिस यानी दोस्तों सूत्र विभाजन के दौरान ईआर तथा न्यूक्लियोलस यानी केंद्रक किस अवस्था में विलीन हो जाते हैं? बाद का प्रोफेज अवस्था में, आरंभिक मेटाफेज अवस्था में, बाद की मेटाफेज अवस्था में, या आरंभिक प्रोफेज अवस्था में। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, बताओ दोस्तों। माइटोसिस यानी सूत्र विभाजन के दौरान ईआर तथा न्यूक्लियोलस यानी केंद्र किस अवस्था में विलीन हो जाते हैं दोस्तों? बाद की प्रोफेज अवस्था में, आरंभिक मेटाफेज अवस्था में, बाद का मेटाफेज अवस्था में, या आरंभिक प्रोफेज अवस्था में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरंभिक प्रोफेज अवस्था में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 31। सूत्री एनाफेज मेटाफेज से भिन्न होती है क्योंकि इनमें गुणसूत्रों तथा क्रोमेटिडों की संख्या समान होती है। इसमें गुणसूत्रों और क्रोमेटिडों की संख्या आधी आधी संख्या होती है। गुणसूत्रों की संख्या आधी तथा क्रोमेटिडों की संख्या समान होती है। गुणसूत्रों की संख्या समान तथा क्रोमेटिडों की संख्या आधी होती है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुणसूत्रों की संख्या समान तथा क्रोमेटिडों की संख्या आधी होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 32। गुणसूत्रों में माप, आकृति, संख्या का अध्ययन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था कौन सी है? इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, या टीलोफेज। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 33। विकास के लिए असूत्र विभाजन महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसका परिणाम होता है अनुवांशिक रूप से समान पुत्रियां, 4 संतति कोशिकाएं, अंडे व शुक्राणु, या पुनर्संयोजन। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुनर्संयोजन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 34। यौगिक बनने के दौरान रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस अवस्था में भाग लेता है? मध्यावस्था के फर्स्ट भाग में, पश्चावस्था के द्वितीय भाग में, सेकंड भाग में दोस्तों, और पूर्वावस्था के फर्स्ट भाग में, या पूर्वावस्था के सेकंड भाग में। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्वावस्था के फर्स्ट भाग में। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 35। सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है? काइनेटोकोर, युगली, अक्षसूत्र, या मध्यवर्ती पट्टी। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। सूत्र युग्म समजात गुणसूत्रों के युग्म द्वारा बनाए गए सम्मिश्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काइनेटोकोर। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है दोस्तों हमारा ये। यदि डीएनए की आरंभिक मात्रा 2C हो तो कोशिका चक्र की किस अवस्था प्रावस्था में कोशिका में डीएनए की मात्रा 4C रहती है? जी और जी अवस्था दोनों में, जी और एस अवस्था में, केवल जी में, जी और एम अवस्था में। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। यानी ये पूछ रहा है दोस्तों डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है तो 4C किस स्तर पर हो जाएगी या किस अवस्था में हो जाएगी? जी और जी अवस्था में, जी और एस अवस्था में, केवल जी अवस्था में, या जी और एम अवस्था में। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल जी अवस्था में। तो थैंक यू दोस्तों, यह हमारी ये वीडियो सब आज कोष का विभाजन से संबंधित समाप्त होती है दोस्तों। और अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ और देखते रहिए दोस्तों हमारे अच्छे अच्छे प्रश्न जो आने वाली कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं, परीक्षाओं के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों
लगे रहिए आप, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।